हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं रिवीजन वर्क मतलब पुनरावृत्ति कार्य। और ये कृतिका के जो दोनों पाठ आ रहे हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है, उसके हम यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे और उनकी रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं जो आपको किताब में दिए गए हैं और इसी से हम इसकी समरी को भी समझेंगे। सबसे पहले हम देखें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे दो पाठ हैं। सबसे पहला पाठ है मेरे संग की औरतें, ठीक है। इसमें लेखिका बताती है कि उनके साथ उनके जीवन में कौन कौन सी औरतें साथ में रही हैं और उनसे वो कैसे प्रेरित हुई हैं, जैसे उनकी नानी, उनकी माँ, और वो खुद एक लेखिका हैं। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर चलिए देखते हैं और इसी से हम इसको समझते हैं कि पाठ में क्या क्या मुख्य बिंदु बताए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। मतलब वो छोटी थी, उन्होंने कभी नहीं देखा था अपनी नानी को, बट उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। क्यों? उत्तर है यह बात सत्य है कि लेखिका ने कभी भी अपनी नानी को देखा नहीं, परंतु अपनी नानी के बारे में उसने जो कुछ भी सुना था उसके कारण वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। नानी की शादी विलायती ढंग से व्यतीत करने वाले बैरिस्टर के साथ हुई थी। विलायती ढंग के जीवन की शिकायत ना करते हुए वह पारंपरिक ढंग से रहना स्वीकार किया, ठीक है। अब क्या थी, जो नानी थी उनकी शादी जिससे हुई थी वो बैरिस्टर बाबू थे, ठीक है, और उनकी ज़िंदगी विलायती ढंग मतलब ऐशो आराम से जीने वाली थी। लेकिन फिर भी नानी ने कभी भी ये नहीं शो किया कि उन्हें भी वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए। वो वैसे ही जीती थी जैसे वो पहले से जीते हुए अपना जीवन आ रही थी। तो ये चीज़ बहुत प्रभावित करती थी लेखिका को। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। जो लेखिका थी उनकी नानी की, ठीक है, आज़ादी में किस प्रकार भागीदारी रही, कैसे उन्होंने योगदान दिया, उनकी क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। उत्तर है लेखिका की नानी जब स्वयं को मौत के करीब पाया तो उन्हें अपने इकलौते बेटी की शादी की चिंता होने लगी। इसीलिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से वचन लिया कि वह उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी के साथ करवाकर आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी दी। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता सेनानी से शादी इसलिए करवाई थी कि वो भी उनकी जो बेटी है वो उससे जुड़े और देश के लिए वो भी अपना योगदान दे सके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और जो है मोटिवेशनल जो पॉइंट है, ठीक है, कह सकते हैं कि हाँ, उनको ये एक और पॉइंट था जो मोटिवेट करता था अपनी नानी का, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में तो पहला बिंदु जो है वो है लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। दूसरा है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। शब्दों में आपको बताना है कि उनके घर का माहौल कैसा था, किसके, लेखिका की दादी का। और यहाँ पे लेखिका की जो माँ है उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है कि वो कैसा व्यक्तित्व था, क्या क्या खास बातें थी। उत्तर अगर हम पहला देखें यहाँ पे का, ठीक है, पहले बिंदु का उत्तर है कि लेखिका की माँ मृतभाषी और झूठ ना बोलने वाली थी। लेखिका की माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और मृतभाषी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा बिंदु है यहाँ पे लेखिका की माँ खादर की साड़ी पहनती थी। साड़ी जो पहनती थी वो किसकी होती थी? खादर की। उसके बाद तीसरा बिंदु है लेखिका की माँ बच्चों से प्यार नहीं करती थी और ना ही उनके लिए खाना पकाती थी। लेखिका की माँ बच्चों से प्यार नहीं करती थी और ना ही उनके लिए खाना पकाती थी। अगला बिंदु है लेखिका की माँ का अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने व साहित्य चर्चा में व्यतीत होता था। उसके बाद यहाँ पे अगला बिंदु है, पांचवा बिंदु है जो वो है लेखिका की माँ को घर वालों से सम्मान तथा बाहर वालों से प्रेम मिलता था। उनका जो व्यक्तित्व था वो कुछ इस प्रकार का था कि वो जैसी थी वैसे ही उन्होंने सामने भी अपने आप को रखा था, शो किया था। वो पुस्तकें पढ़ती थी, साहित्य चर्चा करती थी और ये सभी चीज़ें जो थी वो लोगों को उनके प्रति आकर्षित करती थी, ठीक है। उनका सम्मान जो था वो घर वाले सम्मान करते थे और जो बाहर वाले थे उनसे उन्हें प्रेम मिलता था। उसके बाद जो खा है बिंदु, ठीक है, जिसमें पूछा गया कि दादी के घर का माहौल कैसा था। तो लेखिका के दादी के घर का माहौल गांधीवादी
गांधीवाद से प्रभावित था। गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण लेखिका की माँ को खादर की साड़ी पहननी पड़ती थी, जिस कारण उनकी कमर चनक जाती थी। लेखिका की दादी के घर वाले स्वतंत्र विचारों को मानने वाले थे। एक दूसरे की गोपनीय बात को कोई किसी से नहीं कहता था। किसी का पत्र आने पर बिना उससे पूछे पत्र को कोई नहीं खोलता था। देखिए यहाँ पे रूल रेगुलेशन कितने अच्छे से फॉलो करते थे। एक तो गांधीवादी थे, ठीक है, दादी जो थी वो घर में कैसा माहौल, उनके घर में कैसा माहौल था, गांधीवादी माहौल था। दूसरी चीज़ कि वो घर में जैसे किसी का पत्र है, लेटर, जैसे आज के टाइम में भी आपके फ़ोन में व्हाट्सअप है, ठीक है, किसी का मैसेज आया, अब व्हाट्सअप में मैसेज है, आपका फ़ोन है, आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा मैसेज जो नहीं पढ़ना चाहिए और गलती से किसी और के हाथ में फ़ोन है, तो क्या करेंगे आप? अगर उसने पढ़ लिया तो हो सकता है कोई सीक्रेट बात हो। तो यहाँ पे इनके घर में क्या था, कोई किसी का पत्र आता था, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कितना भी ज़रूरी हो, एक दूसरे का पत्र कोई नहीं पढ़ता था, और अगर पढ़ता था तो वो पूछ कर पढ़ता था। तो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें जो कि शायद हम कह सकते हैं एक अच्छी आदत भी है, आदत में होना चाहिए, वो यहाँ पे फॉलो किया जाता था। देन इसके बाद अगला प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब देखिए यहाँ पतोह का मतलब होता है बहू। तो जो परदादी थी, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि लड़की पैदा हो। मोस्टली आप देखते हैं कि लड़का पैदा होने के लिए मन्नत मांगी जाती है, पर यहाँ पे लड़की पैदा होने के लिए मन्नत मांगी गई थी। उत्तर देखते हैं, परदादी पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगती है क्योंकि वह रूढ़िवादी परंपरा की विरोधी थी और लीक से हटकर चलने की उनकी आदत थी। वह संसार में प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध चलने के कारण लड़की के जन्म की मन्नत मांगती थी। उन्हें लगता था कि ये बात बहुत गलत है कि लड़के को हम जो है एज अ मन्नत मांगते हैं, ठीक है, घर में चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे जब जिस सिचुएशन में और जिस हालात में वो जी रही थी, स्वतंत्रता सेनानियों के टाइम पर वो जी रही थी, तो वहाँ पे महिलाओं को हमेशा दबा के रखा जाता था। उस प्रकार से अगर हम देखें तो वहाँ पे ये उस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि आज के वक्त में भी हर महिला अपने आप को उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती कि हाँ मेरे अधिकार है। तो उस टाइम में भी ये अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना और अपने अधिकारों के बारे में बोलना उस वक्त में बहुत मुश्किल था, जो कि वो उस वक्त में कर रही थी। तो ये प्रभावित करने वाला एक बिंदु है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप किसी को डांटते हैं या बहुत लंबे लेक्चर देते हैं तो इससे हम किसी को अच्छे से समझा सकते हैं या सही राह पे ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इंसान आ जाता है सही राह पर हमेशा हर कोई सही राह पर नहीं आता। तो पाठ के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बिना डराए धमकाए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उपदेश के कैसे किसी को सुधारा जा सकता है, चलिए पढ़ते हैं। उत्तर है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जैसे कि पहला उदाहरण, लेखिका की माँ ने चोर को जो चोरी के उपदेश से उन्हीं के कमरे में घुसा था ना तो डराया ना ही धमकाया, बल्कि अपनी सहज बातों से उसे चोरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरा उदाहरण, लेखिका की बहन रेणु बार बार यही कह रही थी कि मैं क्यों बीए की परीक्षा दूं, मैं नहीं दूंगी, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। उनके पिताजी ने उसे कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार के सहज भाव से वह बीए की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया है, अगर आप देखें तो दो बिंदु बताए गए हैं। पहला कि बीए के बारे में बताया गया है, जो रेणु थी उनकी बहन लेखिका की, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है कि लेखिका की जो माँ थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लेखिका की माँ ने चोर को जो चोरी के लिए उन्हीं के कमरे में घुसा था ना तो डराया ना ही धमकाया, बल्कि उसे सहज बातों से चोरी छोड़ने को मजबूर कर दिया। मतलब ऐसी बातें जो थी उस वक्त हुई थी, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो
उस चोर को पता था कि हाँ वो उनके यहाँ पे एंटर होके आया है घर में, इन्हें पता है, फिर भी इन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, और उसको कैसे सुधारती हैं अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार रीड कर लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद रेनू के बीए से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट दिया गया। तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट से बताया गया है कि बिना कुछ कहे प्यार से हम कैसे किसी को समझा सकते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है प्रश्न 6 जो है आपका, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो अगर वो पढ़ना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, वो पढ़ सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। उत्तर है, लेखिका जब कर्नाटक में बगलकोट में रहती थी तो वह बच्चों की शिक्षा के लिए पास के कैथोलिक बिशप में स्कूल खोलने का करते हैं। निवेदन अस्वीकार हो जाने के कारण वह स्वयं ही अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ सिखाने वाली प्राथमिक विद्यालय की नींव रखती हैं। बाद में चलकर ये इस विद्यालय को कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता मिल जाती है। यह विद्यालय सभी बच्चों के लिए निष्पक्ष रूप से शिक्षा देने का कार्य करता है। इस तरह लेखिका ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे उन्होंने अपने शिक्षा में भी योगदान दिया था जो लेखिका थी। कैसे? क्योंकि पहले उन्होंने परमिशन ली तो स्कूल जो है वहाँ पे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, बट बाद में उन्होंने सब अपना खुद का स्कूल खोला और उसमें बच्चों को जो शिक्षा है वो प्रदान की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। किस टाइप के लोगों को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। उत्तर है, पाठ के आधार पर मितभाषी, स्पष्टवादी तथा कर्तव्यनिष्ठ इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अब देखिए, जो मीठे शब्द बोलते हैं, ठीक है, सच्चे शब्द बोलते हैं, स्पष्टवादी, जो आप कह रहे हैं सामने वाले को बिल्कुल समझ आ जाए, उसको लपेट के इधर उधर की बातें करने की जगह सीधे पॉइंट टू पॉइंट जो है क्वेश्चन और आंसर करिए। फिर है कर्तव्यनिष्ठ, जो काम मिला है उसे ईमानदारी से और अच्छे से आप करते हैं, तो इस टाइप के लोग सभी को पसंद आते हैं, ठीक है। चाहे आप काम करने में आलस कितना भी करें, लेकिन आपको भी वही लोग पसंद आते हैं जो आपके लिए ईमानदारी से काम करते हैं। हम लेखिका के प्रति श्रद्धावान हैं क्योंकि उसने विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है और लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेखिका का जो जीवन था उन्होंने उसमें क्या क्या परिस्थिति देखी थी, फिर भी उन्होंने उससे डटकर सामना किया और वो आगे बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डाल मियाँ नगर में नाटक मंडली बनाना तथा बगलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाना लेखिका के प्रति हमारे श्रद्धा को प्रकट करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 8, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेखिका की बहन और लेखिका के बारे में यहाँ पे हमें व्यक्त करना है कि सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। उत्तर है इसका, लेखिका की बहन जो कि है रेनू। लेखिका की बहन संवेदनशील तथा ज़िद्दी स्वभाव की हैं। स्कूल से बस आने पर भी वह बस में बैठकर नहीं आती हैं, बल्कि पैदल चलकर घर आती हैं। बीए की परीक्षा ना देने की ज़िद करती हैं। पिता द्वारा कहने पर तब वह परीक्षा देने के लिए तैयार होती हैं। एक दिन तेज वर्षा में भी सबके मना करने पर वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल जाती हैं और स्कूल बंद होने के कारण 2 मील चलकर घर वापस आती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा होगा कि घर वाले बोलते हैं कि बारिश हो रही है, स्कूल बंद होगा, पर लेखिका की बहन रेनू कहती है कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी, स्कूल खुला होगा, अगर स्कूल बंद होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। और वो ज़बरदस्ती जिद करके जाती हैं, स्कूल बंद होता है और फिर वो वापस आती हैं। और 2 मील बहुत कम दूरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा दूरी होती है। तो यहाँ पे वो कितनी, एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़िद्दी तो थी ही, और अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्होंने उस काम को करके भी दिखाया। लेखिका, अब यहाँ पे मृदुला गार्ग जो हमारी लेखिका हैं उनके बारे में है। लेखिका दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाती थी, परंतु विवाह हो जाने के बाद उन्हें डालमिया नगर तथा बगलकोट जैसे कस्बों में रहना पड़ा। वहाँ वह अकेले
रहते हुए भी अपने प्रयासों से बहुत कुछ उन्होंने अपने प्रयासों से बहुत कुछ किया, जैसे नाटक मंडली बनाई, प्राइमरी विद्यालय खोले। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दोनों बहनें अकेले चलकर भी बहुत कुछ करने में समर्थ थी, क्योंकि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि लेखिका अकेले भी रही हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने अपने सारे प्रयासों को सफल किया और उसके लिए वो अकेली थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। इसमें पूरे आपके 11 प्रश्न हैं, हम इन्हें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करती हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? ठीक है, तो यहाँ पे राम स्वरूप जो थे और उसके अलावा गोपाल, ये दोनों क्या कहते थे कि मेरा टाइम जो था, हम लोग का टाइम और आज के टाइम में क्या अंतर है, इसी के लिए बार बार जो है एक तरीके से डिबेट होती थी। उत्तर है, इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान सब में परिवर्तन होता रहता है। जैसे उस वक्त की वस्तुओं की गुणवत्ता हमें आज प्राप्त नहीं होती, उस समय का स्वच्छ वातावरण या जलवायु हमें आज प्राप्त नहीं होता, तो हम कैसे कल की तुलना आज से कर सकते हैं? समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, ना कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में। अब देखिए, हम क्या सोचते हैं, ये हमेशा की आदत है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब जाती है तो लोग कंपैरिजन करते हैं, पर कंपैरिजन करना अच्छी बात है, लेकिन उस कंपैरिजन से एक दूसरे के बीच में भेद पैदा हो जाना, ठीक है, लड़ाई झगड़े होना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे वक्त बदलता है उसके साथ मौसम बदलते हैं और उसके साथ हालात बदलते हैं। जैसे पहले के वक्त में जो चीज़ें होती थी आज के वक्त में वैसी चीज़ें नहीं हैं, चाहे खान पान की चीज़ें हैं, चाहे हम परिस्थितियां देखें, हर चीज़ बदल चुकी है। पहले लोग इतने जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते थे, आजकल लोग इतने पढ़े लिखे हैं। पहले महिलाएं इतना बाहर नहीं निकलती थी, पर आजकल महिलाएं बाहर निकलती हैं, तो पहले से आज में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि पहले का वक्त अच्छा था और आज का बुरा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसके बाद है प्रश्न 2, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो ये क्या उन्होंने यहाँ पे क्या शो किया है? उत्तर है, राम स्वरूप एक आज़ाद पसंद व्यक्ति थे। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा में कोई बुराई नहीं, अपितु उनके विकास के लिए यह आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिए, जिसके कारणवश उनकी पुत्री बीए कर सकी। वह गुणी भी थी, संगीत, शिक्षा, सिलाई कढ़ाई में भी निपुण थी। यह बातें रामस्वरूप के खुले विचारों की ओर इशारा करते हैं, परंतु विडंबना देखिए कि उन्होंने जहां उन्मुक्त भाव से अपनी पुत्री को शिक्षा दी थी, वहीं समाज की संकुचित मानसिकता के कारण अपनी पुत्री के विवाह के लिए उनकी शिक्षा को छुपाना चाह रहे थे। यह एक मजबूर पिता की ओर इशारा करता है, जो समाज की दकियानूसी सोच के लिए आगे झुकने पर विवश हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न और उत्तर का मतलब यही है कि राम स्वरूप अपनी बेटी को पूरी आज़ादी देते हैं कि वो पढ़े लिखे और एक अच्छी सोच जो है उसको अपने अंदर लाए। ठीक है, वो बीए करती है, उसके अलावा संगीत शिक्षा लेती है, सिलाई कढ़ाई सब कुछ सीख लेती है और बहुत अच्छी खासी होती है। लेकिन यहाँ पे जब समाज में उनकी बेटी की शादी की बात आती है तो बात क्या होती है कि वो अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी है, और लड़के उनसे अगर कम पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ी लिखी बहू आएगी घर में तो उस टाइम पढ़ी लिखी लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता था, जिस कारणवश वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। तो एक मजबूर पिता होने के कारण उन्हें ये छुपाना पड़ रहा था कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। वो जिसको बताते थे कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, वहाँ से शादी का जो रिश्ता होता था वो ठुकरा दिया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें ये छुपाना पड़ रहा था। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? तो अपनी बेटी से रिश्ता तय करने पे रामस्वरूप उमा से कैसा व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं? ठीक है, उत्तर है, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी और
कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की उपेक्षा कर रहे हैं। उनका यह सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज़ कुर्सी नहीं होती, जो कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर नचा सकें। उनका भी दिल होता है। उच्च शिक्षा पाना कोई अपराध नहीं है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े और अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। तो यहाँ पे क्या है कि उसने कोई गलती तो नहीं की थी, वो पढ़ी लिखी थी, और पढ़ा लिखा होना कोई गलत बात तो है नहीं। वो ना ही कोई नॉन लिविंग थिंग थी ना, कि वो अब जैसे मेज कुर्सी बोला है कि आपने जहाँ उसे बांध दिया, जहाँ रख दिया, वो वहीं पे पड़ी रहेगी, ऐसा तो है नहीं। वो भी इंसान है, उसके पास भी दिल है, उसे भी बुरा लगता है, अच्छा लगता है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो बिजनेस समझते हैं शादी को, और दूसरे क्या समझते हैं कि अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाना चाहिए। क्या दोनों समान रूप से अपराधी हैं? दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। क्यों हैं? गोपाल प्रसाद जी के लिए विवाह बिजनेस, ठीक है, व्यापार धंधे की तरह है। विवाह की पवित्रता और उसका मूल्य उनके लिए एक सौदे से कम नहीं है। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, पूरा आंसर ना देखें, तो दोनों ने क्या गलती की? गोपाल प्रसाद ने ये गलती की कि वो शादी जो है उसको इतना बुरा शो किया है, ठीक है। वो कोई व्यापार या धंधा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है परिवारों को, दो लोगों को जोड़ने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को गलत तरीके से शो किया है। दूसरा है कि जो रामस्वरूप है वो अपनी बेटी की शिक्षा को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? उसने कोई गलती नहीं की, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने तो बल्कि सही किया है कि समाज को शिक्षित कर रही है अपने द्वारा, आगे आने वाली जनरेशन को वो शिक्षित करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों ही गलत थे। पूरा आंसर आप पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे और भी क्वेश्चंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो यहाँ पे वो क्या बोलती है उमा कि आपके लाडले बेटे, मतलब जो आपका बहुत प्यारा बेटा है, इसकी रीढ़ की हड्डी है या वो भी नहीं है। क्यों कहती है, क्या रीज़न है? उत्तर है, उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उमा जो है वो गोपाल प्रसाद के जो सवाल थे जो कि उमा को परेशान कर रहे थे, उसने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन एंड में जाके उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला। क्या बोला? सबसे पहले तो शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति है जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता है, इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। दूसरा बिंदु है, दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है तथा सीधी तरह बैठ नहीं पाता। तीसरा है, शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। वो यहाँ पे 3 बिंदु बोलती है। पहली बात तो वो चरित्रहीन है कि लड़कियों का पीछा करता है, उन्हें परेशान करता है, छेड़ता है, और इसके लिए वो पहले भी डांट खा चुका है, शर्मिंदा भी हो चुका है। दूसरा बिंदु कि उसकी मतलब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, वो झुक के बैठता है, ठीक है, तो इसीलिए वो बोलती है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। और तीसरा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आज के वक्त में इसको जैसे वो पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस बिंदुओं को रखती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, दोनों में से किस टाइप का इंसान होना चाहिए समाज में? उत्तर है, उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही व्यक्तित्व है। वह निडर है, साहसी भी है। जहाँ एक और माता पिता का सम्मान रखते हुए वह गोपाल प्रसाद जी व उनके लड़के शंकर के सम्मुख खड़ी हो जाती है, उनके कहने पर वह गीत भी गाती है, तो दूसरी तरफ निर्भयता पूर्वक गोपाल जी को उनकी कमियों का एहसास कराते हुए तनिक भी नहीं हिचकिचाती। उसमें आत्मसम्मान की भावना है, उसी आत्मसम्मान के लिए वह अपना मुंह भी खोलती है। सबसे पहले तो वो सारी बातें मानती है जो वहाँ पे उसके
पिता कहते हैं और जो गोपाल कहता है, ठीक है। दोनों बातें मानती है कि चलो ठीक है, गा दिया, जो उन्होंने कहा सब कुछ सुन लिया, लेकिन जहाँ पे सम्मान की बात आती है वहाँ पे वो निडरता से उसका सामना भी करती है और उनके सवालों का जवाब भी देती है, उन सवालों का जो कि शायद उसके सम्मान को अहित कर रहे थे। उसके लिए है अब नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन है हमारा 7वां प्रश्न, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या सार्थकता है, इसका मतलब क्या है? तो यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया है तथा उस पर प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर प्रकार से सक्षम होता है। व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियां, परंपराएं मनुष्य के हित के लिए स्थान पर उसका अहित करने लगे तो वे विकार बन जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं कि जैसे शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सीधा और एक अच्छी बनावट देती है, उसको खूबसूरती के साथ साथ हमें ये भी दिखाती है कि हाँ, शरीर जो है वो फ्लेक्सिबल भी अच्छे से हो पाता है कि हमें मुड़ना है, कैसे बैठना है, झुकना है। बट बिना रीढ़ के हड्डी के शायद हमारा शरीर सही आकार नहीं ले पाएगा। वैसे ही जो हमारा समाज है इसमें सही रीति परंपराएं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो किसी गलत रूप में चली जाती हैं या गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं तो क्या होता है, लोगों का अहित होने लगता है। जो समाज में रह रहे हैं लोग वो एक दूसरे का ही भला नहीं कर पाते। तो ये वक्त के साथ बदलती हैं और ये सही भी है। जो वक्त के साथ हम देखते हैं कि हाँ, लड़कियां पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो समाज को जो है एक तरीके से जागरूक करेंगी और एक नई पीढ़ी जो है वो बहुत भविष्य की तरफ जब बढ़ेगी तो एक सही भविष्य का निर्माण कर सकेगी। अगला प्रश्न है 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कौन मुख्य पात्र है? अगर हम इस कथा के अनुसार देखें तो कथा वस्तु के आधार पर तो हमें उमा ही एक एकांकी की मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी में उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें मेन यहाँ पे मुख्य पात्र जो है वो है उमा, ठीक है। पूरी एकांकी में उमा से ही रिलेटेड चीज़ें शो की गई हैं कि वो पढ़ी लिखी है, परंतु उसको सिर्फ पढ़े लिखे होने की वजह से क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं और उनका विरोध वो कैसे करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चरित्रिक विशेषताएं बताइए। इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी ये आपको बताना है। जैसे कि राम स्वरूप जो थे वो क्या थे, एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति थे। उन्हें स्वतंत्रता पसंद थी, आज़ादी, तभी वो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। वे औरतों की शिक्षा के पक्षपाती हैं, इसीलिए अपनी पुत्री को भी पुत्र के समान ही उच्च शिक्षा दिलवाते हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छे पिता थे और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, लेकिन बस शादी जब उनकी करनी थी तब वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, ठीक है। तब उन्होंने गलत फैसला लिया कि अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई इसको छुपाने की कोशिश की। उसके बाद है गोपाल प्रसाद। ये क्या थे, ये एक रौबदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। वकालत में होने के कारण अभिमान उनके व्यक्तित्व से टपकता था। मतलब उन्हें इस बात का एक तरीके से घमंड भी कह सकते हैं कि वो वकील थे, ठीक है, बहुत पैसे वाले। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनके अंदर ये था कि हाँ, मैं जो हूँ वो बहुत बड़ा इंसान हूँ। गोपाल जी एक हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान थे। बात बात पर मजाक करना उनका स्वभाव था। गोपाल प्रसाद जी एक चतुर व्यक्ति हैं, इसीलिए अपने बीमार व चरित्रहीन बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं ताकि वो कभी उसके सम्मुख आवाज़ ना उठा सके। और वो बहुत चालाक भी हो, तो उन्हें पता है कि उनका बेटा कैसा है, शारीरिक रूप से बीमार है, तो कोई भी पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो वो विरोध करेगी, इसीलिए बिना पढ़ी लिखी चुपचाप सीधी गाय की तरह उन्हें एक लड़की चाहिए थी। और शादी में भी उन्हें क्या चाहिए था, वो पैसे जो है, मतलब जैसे दहेज हम बोलते हैं, तो पैसे वाले घर परिवार से शादी करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए।
इस एकांकी से आपको क्या समझाया गया है? इस एकांकी से हमें ये समझाया गया है कि जैसे कि समाज में औरतों की क्या दशा थी, ठीक है, अभी क्या दशा है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे जागरूकता फैला सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और गलती जिसकी है हम उसका विरोध करें, उसका विरोध ना करें जो सहन कर रहा है, ठीक है। तो हमें विरोध गलतियों का करना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं अगर आपको महिलाओं को सही स्थान दिलवाना है? तो उसके लिए सबसे जैसे पहला बिंदु है कि उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके घर में कोई भी महिला है तो आप मोटिवेट कर सकते हैं ना कि वो पढ़े लिखे, अच्छे से पढ़ाई करे, एजुकेशन ले अपनी। दूसरा बिंदु है उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं कि उनके खुद के अधिकार क्या हैं, कि वो अपने लिए कुछ वक्त अपने जीवन में से निकाले, चाहे वो आपकी माँ है, आपकी बहन है या फिर कोई भी आपके दोस्त हैं, उनको अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, ये आप बता सकते हैं। उसके अलावा तीसरा है समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं कि वो इक्वल समझी जाएं आप ही की तरह। जैसे आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, आप बाहर जाके खेल कूद सकते हैं, आप बाहर जाके अपनी ज़िंदगी में जो अहम फैसले हैं वो ले सकते हैं, वैसे वो भी ले सकती हैं। इसके लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। अंतिम बिंदु है लड़कियों का विवाह बिना दहेज के लिए व दिए हो, इस विषय पर कार्य कर सकते हैं कि मतलब बिना दहेज के लेन देन के लड़कियां अपनी शादी जो है वो सही से देख सकें। क्योंकि आज के टाइम में भी हम कितने मॉडर्न हो जाएं पर आज भी ये कुरीति जो है वो चलती जा रही है और दहेज जैसी प्रथा बड़े बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमने दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से डीपली समझा है। क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है कि दोनों स्टोरीज़ में क्या था, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। और अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं 2 बार भी, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि चैप्टर्स को जाके दोबारा पढ़ें। इन क्वेश्चन आंसर ने आपके पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और आप इनको अगर अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो आप खुद से भी बहुत अच्छे से क्रिएट करके आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। जो नए बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और हम आपकी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ साथ वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और बाकी बच्चों को भी हमारा चैनल सजेस्ट करें।